नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे राजस्थान में जो फायरमैन रिक्रूटमेंट हुआ था, फायरमैन की जो वैकेंसी निकली थी जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2022 में हुआ था 29 तारीख को, यानी कि 29 जनवरी 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था 10 बजे से लेके 12 बजे तक। और उसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल और उनके जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि राजस्थान की बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आपकी कोई डिमांड हो तो बताइएगा कमेंट करके, और कोई भी आपके दिमाग में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और साथ के साथ बगल में दी हुई घंटे के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। देखिए, ये पेपर हुआ था 29 जनवरी 2022 को और ये फायरमैन की वैकेंसी थी। तो पहला सवाल जो पूछा गया, मांडों की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब था फ्लोराइट। मांडों की जो पाल है, ये जो जगह है मांडों की पाल, ये फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोराइट नामक खनिज यहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं रम्मत जो है हमारे बीकानेर से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी ध्यान रखने लायक। तो रम्मत जो है बीकानेर से संबंध रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल था, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? तो नर्मदा नहर परियोजना जो है, इससे किस किस जिले को लाभ मिलेगा? उन जिलों के नाम हैं जालोर तथा बाड़मेर। याद रखने लायक सवाल है। नर्मदा नहर परियोजना से जालोर और बाड़मेर को लाभ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपको मिलान करना था। पर्यटन स्थान दिए हुए हैं और शहर का नाम दिया हुआ है। पर्यटन स्थान जैसे सोनजी की नासिया, 84 खम्भों की छतरी, बड़ा बाग, सुनहरी कोठी। शहर हैं टोंक, जैसलमेर, अजमेर तथा बूंदी। तो आप सभी जानते हैं 84 खम्भों की छतरी जो है वो हमारी बूंदी में है, ठीक है। और सोनी जी की नसिया जो है वो अजमेर में है। बड़ा बाग जो है वो जैसलमेर में है, और सुनहरी कोठी जो है वो टोंक में है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सोनी जी की नसिया अजमेर, 84 खम्भों की छतरी बूंदी, बड़ा बाग जैसलमेर तथा सुनहरी कोठी जो है टोंक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल पूछा गया था, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? देखिए सवाल एक बार फिर से सुनिए, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर डी, शेखावटी ख्याल। तो याद रखिएगा, नानूराम का संबंध किससे था? शेखावटी ख्याल से। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था, राव जयसिंह छंद। ये सवाल भी बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। मैंने खुद पर्सनली भी देखा है, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें ये सवाल कम से कम 4 एग्ज़ामों में रिपीट हुआ है मेरे सामने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप याद रखिएगा। राव जयसिंह छंद की ग्रंथ है, इसकी रचना की है हमारे बिठू सूजा ने। बिठू सूजा इसका सही जवाब है। ये सवाल जो है आपको देखने को मिलेगा वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सेवक का, 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है ग्राम सेवक का, दिसंबर के महीने में 2021 में हुआ था वो एग्ज़ाम। तो उसमें भी आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा।
राव जैतसिरो छंद, इसके रचयिता हैं बीठू सूजा। 7वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो इसका सही जवाब था गणगौर। कृष्ण जन्माष्टमी, होली, रक्षाबंधन तथा गणगौर, इनमें से सही जवाब था गणगौर। गणगौर सबसे बाद में आता है विक्रम संवत के हिसाब से। 8वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाग्यंत्र और उसका प्रकार सुमेलित नहीं है? भपंग, तत् वाग्यंत्र कौन से होते हैं? जो तार से बजते हैं। नड़, घन, घन वाग्यंत्र कौन से होते हैं? जो धातु से बने होते हैं। सिंगी, सुशिर, सुशिर वाग्यंत्र वो होते हैं जो कि हमारे फूंक से, मुंह से बजाए जाते हैं, मुंह की फूंक से बजाए जाते हैं। ताशा, अवनद, अवनद वो होते हैं जो दोनों प्रकार के एक तरह से हाइब्रिड वाग्यंत्र होते हैं, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, घन वाग्यंत्र की और तत्व वाग्यंत्र की, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब है जो सुमेलित नहीं है वो है नड़, नग। नड़ जो है घन वाग्यंत्र नहीं है, ठीक है। 9वां सवाल देखिए, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, देखिए पश्चिमी भाग जो है वो मरुस्थल का भाग है, तो इसलिए वहां पे शुष्क खेती का प्रचलन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित कौन नहीं होता है? आपके विकल्प थे गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। देखिए पूछा जा रहा है कि राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति जो होती है उसका, उनमें से इनमें से कौन उसमें नहीं होता उस समिति में? तो इस सवाल का सही जवाब था राज्यपाल। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है? तो राजस्थान की रुंडित सरिता जो है बाणगंगा को कहा जाता है। बाणगंगा नदी को ही राजस्थान की रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। 12वां सवाल देखिए, फिर से आपको मैच करना था, संप्रदाय दिए हुए हैं और उनकी प्रमुख गद्दी का स्थान दिया हुआ है। विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा विष्णोई संप्रदाय जो है उसकी गद्दी कहाँ पे है? मुकाम में, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय, इसकी प्रमुख गद्दी जो है कौन सी जगह है? नैरेना में, ठीक है, जसनाथी संप्रदाय नैरेना। तीसरा जो था दादूपंथी संप्रदाय, इसकी प्रमुख गद्दी कहाँ है? इसकी प्रमुख गद्दी सिंगथल में है, ठीक है। और चौथा जो था राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है आपकी वो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दादूपंथी जो है इसकी प्रमुख गद्दी आपकी जो है यह है, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है नैरेना में है, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है कात्रियासर में है, कात्रियासर, याद रखिएगा कात्रियासर। और राम स्नेही की प्रमुख गद्दी जो है वो मुकाम में है, सॉरी सिंगथल में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब था अलवर, जयपुर, चूरू तथा झुंझुनू। मिश्रित पतझड़ वाले वन, मिश्रित पतझड़ क्या होता है? जब उस वन में कुछ पौधे अलग समय पे पत्ते झाड़ देते हैं और कुछ पौधे अलग समय पे झाड़ते हैं, तो वो होता है मिश्रित पतझड़ वाले वन, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता सम्मिलित नहीं है? तो तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी दिया हुआ है, गोगा जी की माता का नाम बाछल दे दिया हुआ है, बाबू जी की माता का नाम कमला दे दिया हुआ है और रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी गलत दिया हुआ है और सही उनकी मम्मी का नाम क्या था वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तेजा जी की माता जी का नाम। बाकी सब सही है, गोगा जी की माता जी का नाम बाछल दे है, बाबू जी की माता का नाम कमला दे है, रामदेव जी की माता का नाम मैना दे है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो आपका जो विकल्प है इसमें से सही जवाब है महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह, सवाई जय सिंह तथा महाराणा जगजीत सिंह सेकंड। महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह तथा महाराणा अभय सिंह, ये लोग हुरडा सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। 16 जुलाई को ये हुआ था हुरडा सम्मेलन। ठीक है, अब देखिए 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब है हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो इस सवाल का सही जवाब है सुंदर दास। सवाल एक बार फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? और इस सवाल का सही जवाब है सुंदरदास जी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? देखिए, राजस्थान का अबुल फजल आप सभी जानते हैं मोहम्मद नैन्सी को कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक और निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने योग्य है। वो है कि इनको अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा मोहम्मद नैन्सी को देवी प्रसाद ने दी थी। मुंशी देवी प्रसाद ने, तो याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 18 सवाल हो चुके हैं, 19वां सवाल देख लीजिए, किस किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, और ये है बूंदी शैली। तो याद रखिएगा, बूंदी चित्र शैली जो है इसमें पशु पक्षियों की बहुत मात्रा में चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत यूज होता है पशु पक्षियों के चित्रों का बूंदी शैली में, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, काफी परीक्षाओं में दोहराया गया है ये सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20वां सवाल। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम तथा स्थान सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सम्मिलित नहीं है, ढोला मारू जोधपुर। बाकी सब सही है, मूमल होटल जो है जैसलमेर में है, केजरी जो है कजरी जो है ये उदयपुर में है, खादिम जो है अजमेर में है, ढोला मारू आपका जैसलमेर जोधपुर में नहीं है। ये गलत है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय का शासक सुमिलित नहीं है? जालोर कानड़देव, सिवाड़ा मालदेव, रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब है सिवाड़ा मालदेव, ये वाला सुमिलित नहीं है। 22वां सवाल देखिए, कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपए तथा 8 वर्ष में 776 रुपए हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर बताना था, और इस सवाल को हल करने पे आपका उत्तर आएगा 8 सही 2/7। कितना? 8 सही 2/7% वार्षिक ब्याज दर है। 23वां सवाल देखिए, श्रीमान एक्स के पास कुछ धन है, उसने कुल धन का 40% अपने पुत्र को, शेष का 60% अपनी पुत्री को, शेष धन अपनी पत्नी को दे दिया। यदि उसकी पत्नी को पुत्री से 192 रुपए कम प्राप्त हुए तो श्रीमान एक्स के पास कुल धन कितना था? तो इस सवाल को हल करने पे यहाँ पे उत्तर निकल के आएगा 1600 रुपए। 1600 रुपए थे श्रीमान एक्स के पास टोटल। 24वां सवाल देखिए, एक टीम में 16 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है जब एक 28 वर्षीय खिलाड़ी को नए खिलाड़ी से बदल दिया जाता है। तो नए खिलाड़ी की आयु ज्ञात करनी है। देखिए, इस सवाल को हल करने के बहुत ही इजी सवाल है
और हल करने के बाद यहाँ पे उत्तर निकल के आएगा 20 वर्ष। ठीक है, चलिए 25वां सवाल देखते हैं। ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है। सी और डी होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे सी और डी का वेतन 4:6 में है। यदि कुल आय 6,800 रुपये है तो सी का वेतन कितना है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 2,000 रुपये। कितना? 2000 रुपीज। 26वां सवाल देखिए। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 20% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 100 रुपये कम हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, यानी 250 रुपये। 27वां सवाल देखिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है रमा कल सुबह जयपुर गई। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, जलोष्मा। जलोष्मा जो शब्द है, इसमें समास और संधि दोनों का प्रयोग किया गया है। 29वां सवाल देखिए। 29वां सवाल है सामाजिक पदों में निहित सामासिक पदों में निहित समास से के संबंध में अनुचित विकल्प चयन करना था। और यहाँ पे था गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, अत्युत्तम अव्ययी भाव समास, षड ऋतु जो है द्विगु समास दिया हुआ है, और शपानात यहाँ पे बहुब्रीहि समास दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास ये गलत है। ठीक है, अनुचित विकल्प है। 30वां सवाल देखिए। किसी विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, बेलगाम तथा हमदर्द। 31वां सवाल देखिए। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटना था। पर्यायवाची शब्द दे रखे थे और अनुचित जोड़ा छांटना था। यहाँ पे आपके शब्द हैं किरण, रश्मि, मयूख, मयूरख और अंशु। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, स्वर्ण यानी सोना, कुंदन, हिरण्य, परावत। ठीक है, ये इस सवाल का सही जवाब था। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानना था। और यहाँ पे ऑप्शन बी, दाता और दानी, ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अनुचित युग्म है ये दाता और दानी। 33वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 34वां सवाल देखिए। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतर करना था। वाक्य क्या था? द करेक्टेड फाइल इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। तो इस सवाल का सही जो हिंदी रूपांतर था वो था शोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। 35वां सवाल देखिए। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी कि खगेश, सहोदर और प्रेक्षक। इसका होगा सेकंड वाला, यानी कि गुण स्वर संधि। दिग्देवता वाग्देवी तन्मय, इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। पयोधर सरोकार पुरोधा, इसका आंसर होगा आपका विसर्ग संधि। तथा परमोदार्य महोत्सुक्य और महेंद्र जालिक, इसका आंसर होगा आपका वर्धी स्वर संधि। ठीक है, 36वां सवाल देख लीजिए। 36वां सवाल।
मैच द sentences with blank space in the column with the prepositions listed in the column। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस था so as to frame correct statement sentences। column A, I shall return dash an hour। सेकंड जो था वो था the crops were destroyed dash heavy rains। तीसरा सेंटेंस था death is preferable dash disgrace। तो यहाँ पे आपको आंसर फिल करने थे। पहला सेंटेंस था आई शैल रिटर्न डैश एन आवर। तो इस सवाल का इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका इन। ठीक है, आई शैल रिटर्न इन एन आवर। ठीक है, सेकंड द क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा बाय। द क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड बाय हैवी रेन। डेथ इज प्रेफरेबल डैश डिसग्रेस। इस सवाल का इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो करेक्ट वर्ड आएगा वो आएगा टू। ठीक है, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिस्ग्रेस। चौथा सेंटेंस था यू कैन सी द डिटेल्स डैश द कंप्यूटर स्क्रीन। तो यहाँ पे जो सही जवाब था वो था आपका ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। 37th क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन था द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 ईयर। ठीक है, 38th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड माई वाइफ लीव्स फॉर मुंबई टुमारो। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच था he said that his wife would leave for Mumbai the next day। अब 39th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना था आपको। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इज देयर इन द बोतल। तो यहाँ पे आएगा हाउ मच, ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट में आएगा बी। और एक सेकंड सेंटेंस है हाउ डैश बॉयज। तो यहाँ पे आएगा हाउ मैनी बॉयज। ठीक है, थर्ड सेंटेंस था प्लीज गिव मी डैश वाटर। यहाँ पे आएगा सम, प्लीज गिव मी सम वाटर। एंड लास्ट सेंटेंस ही हैज डैश पेशेंस विद अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लिटिल। ठीक है, चलिए देखते हैं 40वां सवाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेल हर टू वेट हेयर, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे था लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर। ये इसका करेक्ट आंसर था। 41 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हाइल यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है, खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना और फिर घुमाना। 42वां सवाल देखिए, इनलेट, लैंडिंग वॉल, ट्रेन वॉल, दरवाजे के कब्जे और इनलेट और लैंडिंग वॉल को लॉक करने की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाना चाहिए। और इस सवाल का सही जवाब था प्रत्येक 3 महीने में। 43 क्वेश्चन देखिए, कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग करनी चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब है 5 वर्ष में एक बार। 5 वर्ष में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिल कर देना चाहिए। अब देखिए 44th क्वेश्चन, होज होज और सहायक उपकरणों को होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है, और इसका रंग होता है फायर रेड। ठीक है, फायर रेड, डी ऑप्शन।
45वां सवाल देखिए, रिक्त स्थान एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंप। पंप एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है। 46वां सवाल देखिए, सभी पंप हाउसेस के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम रिक्त स्थान होना चाहिए। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, 2.75 मिलीमीटर। सॉरी, मिलीमीटर नहीं, मीटर। 2.75 मीटर। 47वां क्वेश्चन देखिए, हाई राइज इमारत का मतलब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब था 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत। 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत को हाई राइज इमारत कहा जाता है। 48 क्वेश्चन देखिए, RACE का संक्षिप्त रूप क्या है? RACE का संक्षिप्त रूप, तो यहाँ पे रेस्क्यू, अलर्ट, कवर और एक्सटिंग्विश, ये इसका सही फुल फॉर्म है। रेस्क्यू, अलर्ट, कवर और एक्सटिंग्विशर। ठीक है। 49वां सवाल देखिए, पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदलें जब, तो यहाँ पे सही जवाब था जब वे मलिन किरण का कोई संकेत दिखाते हैं। 50वां सवाल देखिए, चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लैंडिंग वॉल, होज कपलिंग, ब्रांच पाइप, लग्स आदि के बने हुए की सिफारिश मौसम की स्थिति के अनुसार की जाती है। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। चलिए देखिए 51वां सवाल, यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ हैं तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? इस सवाल का सही जवाब था धुएं को बाहर निकालने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए। 52 क्वेश्चन देखिए, आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थापन का उपयोग किया जाता है? और इस सवाल का सही जवाब था स्प्रिंकलर। ठीक है। 53 क्वेश्चन देखिए, वेट राइजर सिस्टम में शब्द फायर सर्विस इनलेट को कम से कम खाली स्थान, इतना मिलीमीटर ऊंचाई और इतना मिलीमीटर चौड़ाई के अक्षरों में फ्लोरोसेंट फायर रेड रंग से लिखा जाना चाहिए। और इस सवाल का सही जवाब था 75 मिलीमीटर तथा 12 मिलीमीटर। अब देखिए, एलपीजी हवा से भारी है। इसका सही जवाब था कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। एलपीजी हवा से भारी होती है। 55वां सवाल देखिए, मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, बाहरी। मोमबत्ती की जो बाहरी लौ होती है उसमें कोई दहन प्रक्रिया नहीं होती है। 56वां सवाल देखिए, फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है? और इस सवाल का सही जवाब था एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। ठीक है। फायर असेंबली पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। 57वां सवाल देखिए, कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है। बाकी जो ड्राई पाइप है, प्री एक्शन है, डेल्यूज है, ये सब फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड पोर्टेबल
अग्निशामक के लिए मानक से संबंधित है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए NFPA 10। 59वां क्वेश्चन देखिए, स्वतः स्फूर्त दहन तब हो सकता है जब तेल से भीगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या पानी में भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं। ये इसका सही जवाब था। 60वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब था निम्न ऊष्मीय मान। 61वां सवाल देखिए, आग के प्रसार के तरीके हैं और यहाँ पे सही जवाब था ये सभी, यानी कि कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, ये सभी आग के प्रसार के तरीके हैं। 62वां सवाल देखिए, टेलीबोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग क्या है? और इस सवाल का सही जवाब था लाल पट्टी के साथ नीला रंग। 63वां सवाल देखिए, आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या कहलाती है? और इस सवाल का सही जवाब था अपेक्षित डिजाइन घनत्व। अपेक्षित डिजाइन घनत्व, ठीक है। 64वां सवाल देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसकी पल्स नहीं चल रही है तो पहले क्या करें? इस सवाल का सही जवाब था CPR दें। CPR दें, ठीक है। CPR एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप पीड़ित व्यक्ति के मुंह से उसको सांस देते हैं, अपने मुंह से उसके मुंह में सांस देते हैं, उसके लंग्स को दबाते हैं बार बार, तो उस प्रक्रिया को CPR कहा जाता है, ठीक है। 65वां सवाल देखिए, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब था अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना। स्टार्विंग कहलाता है अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना। 66वां सवाल देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर वाल्व इन BA सेट? और इस BA सेट में लगे हुए रेगुलेटर वाल्व का कार्य क्या होता है? और इस सवाल का सही जवाब था ये सभी, प्रेशर को कम से अधिक करना, प्रेशर को अधिक से कम करना, प्रेशर को समान स्थिति में रखना। 67वां क्वेश्चन देखिए, 67वां क्वेश्चन आपके सामने है, फायर फाइटर लिफ्ट 3 मैन कैरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब था ह्यूमन स्ट्रेचर। ह्यूमन स्ट्रेचर। 68वां क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक भवन के किसी भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी 30 मीटर, 30 मीटर्स। ये जो कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है ना, इनमें किसी भी फ्लोर का जो एग्जिट पॉइंट होता है उसकी दूरी 30 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 69वां क्वेश्चन देखिए, आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के कितने तरीके पता होने चाहिए? और इस सवाल का सही जवाब है एक सुरक्षित तरीका। 70वां सवाल देखिए, आग बुझाते समय आपको अग्निशामक नोजल को किस ओर रखना चाहिए? और इस सवाल का सही जवाब है आग के मूल पर, एट द बेस ऑफ द फायर, ठीक है। फायर का जो बेस होता है वहां पे। अगला सवाल देखिए, जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है? और इस सवाल का सही जवाब है स्वतः प्रवर्तित दहन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद लगने वाली आग। 72वां सवाल देखिए, श्वसन तंत्र से सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? श्वसन तंत्र के लिए
स्वतंत्र के सिलेंडर जो होते हैं उन पे सफ़ेद पट्टी होती है, तो वो कौन सी गैस को दर्शाती है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑक्सीजन। 73 क्वेश्चन देखिए, मीनस ऑफ एस्केप पद को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। और इस सवाल का सही जवाब है आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता। तो आग लगने के दौरान जो इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता होता है उसको बोलते हैं मीनस ऑफ एस्केप। ठीक है। 74th क्वेश्चन देखिए, सभी प्रकार के अग्निशामकों के लिए मेंटेनेंस चेकलिस्ट की सूची रिक्त स्थान के अनुसार तैयार की जाती है। और इस सवाल का सही जवाब है IS 2190 से 1992। चित्र में सवाल देखिए, होज रील को सीधे वेट राइजर पाइप से रिक्त स्थान मिलीमीटर सॉकेट और पाइप के मध्य लिया जाना चाहिए, जिससे होज रील को जोड़ा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है 33 मिलीमीटर। 76 क्वेश्चन देखिए, जब आप आग बुझाने के लिए अग्निशमक यंत्र का उपयोग कर रहे हों तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? आग से कितनी दूर खड़ा होकर आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 8 फीट। 8 फीट की दूरी पे। ठीक है। 77 क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं में कितने श्रमिकों के मरने का अनुमान है? और यहाँ पे ऑप्शन डी 1000 बिल्कुल सही आंसर है। 78 क्वेश्चन देखिए, PEEP का पूर्ण रूप क्या है? PEEP की फुल फॉर्म बतानी थी और यहाँ पे PEEP की फुल फॉर्म है पर्सनल इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान। पर्सनल इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान। 79 क्वेश्चन देखिए, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? और इस सवाल का सही जवाब था आप जहां हैं वहीं रहें, फर्श पर गिर जाएं, फर्श पर धीरे धीरे लुढ़कें और आग बुझाने के बाद पानी से ठंडा करें। ठीक है। अस्सी सवाल देखिए, फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं और धातुओं से बना होता है जिनमें होता है। और इस सवाल का सही जवाब है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलांक गलांक। ठीक है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस जो घरों में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। तो फ्यूज कैसा होना चाहिए? फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस हाई हो तथा मेल्टिंग पॉइंट लो हो। ठीक है। चलिए देखते हैं 81 सवाल, क्लास A, B और C आग कौन सी हैं? तो इस सवाल का सही जवाब था कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ और विद्युतीय उपकरण। बयासीवां सवाल देखिए, 82 क्वेश्चन है, स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से 10 फीट से ज्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से
तो यहाँ पे है 21 फीट। स्मोक डिटेक्टर छत के किसी भी बिंदु से 21 फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। 83 क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर इज, यहाँ पे 83 क्वेश्चन का सही जवाब है वायर टाइप। यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर है एक वायर का टाइप। टू हाउसेज आर joined together or to an apparatus by fitting known as दो होज को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए रिक्त स्थान नामक फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सवाल का सही जवाब है कपलिंग्स। एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है, और इस सवाल का सही जवाब है अत्यधिक तापमान वाले कार्यस्थल पर काम करने की। एक हॉट परमिट आपको अनुमति किस चीज की देता है? अत्यधिक तापमान वाले कार्यस्थल पर काम करने की। एटी सिक्स क्वेश्चन देखिए, अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो वे हैं ऑक्सीजन, ईंधन और एक ऊष्मा का स्रोत। 87 क्वेश्चन देखिए, संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? और इस सवाल का सही जवाब है चतुर्थ चरण। 88 क्वेश्चन देखिए, पीसी क्लास शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध है? और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित शुष्क रासायनिक पाउडर, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आधारित। 89 क्वेश्चन देखिए, कोड ग्रीन स्टैंड्स फॉर, और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, निष्क्रमण, इवाक्यूएशन। इवाक्यूएशन, कोड ग्रीन का क्या मतलब है? इवैक्यूएशन यानी कि निष्क्रमण। चलिए 90वां सवाल देख लेते हैं। मानव त्रुटि के कारण कार्यस्थल में आग का प्रतिशत कितना है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, 85%। 91वां सवाल देखिए, हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैनुअल कॉल स्टेशन, टॉकबैक सिस्टम, जन संबोधन साधन। तो ये तीनों ही हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम के घटक हैं। ठीक है, सवाल नंबर 92 में देखिए, अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है? और इस सवाल का सही जवाब था प्रारंभिक आक्रमण। प्रारंभिक आक्रमण। सवाल नंबर 93 देखिए, एसआई मात्रकों में वोल्टेज मान नियतांक का मान है। The value of Boltzmann constant in SI unit is, SI मात्रकों में बोल्ट्जमान नियतांक
है। इस सवाल का सही जवाब था 1.38 गुणा 1023 JK1। ठीक है। 94वां सवाल देखिए, फॉर्म प्रणाली में FMV क्या होता है? और इस सवाल का सही जवाब था फॉर्म मेकिंग ब्रांचेस। फॉर्म मेकिंग ब्रांचेस। 95वां सवाल देखिए, निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है? और इस सवाल का सही जवाब था इलेक्ट्रिक हुक। 96वां सवाल देखिए, ड्राई पाउडर अग्निशामक कहाँ उपयोग नहीं किए जाते? और इस सवाल का सही जवाब था ये सभी, यानी कि क्लास F फायर्स में, आग जो संलग्न स्थानों में हो, या फिर आग जिसमें विद्युतीय उपकरण शामिल होते हैं जो 1000 वोल्ट से अधिक होते हैं। नाइन्टी सेवंथ क्वेश्चन देखिए, फायर अलार्म में विद्युतीय प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को लगाया जाता है। और इस सवाल का सही जवाब था सीरीज में, श्रेणी में। ठीक है। बैकअप बैटरी का कनेक्शन श्रेणी में होता है। किसमें? फायर अलार्म विद्युतीय प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी का। 98 क्वेश्चन देखिए, जो कि पंप को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, प्रेशर मेंटेनेंस पंप। 99 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड संकटपूर्ण सामग्री कोड से संबंधित है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, NFPA 101। 100th क्वेश्चन देखिए, यू कैन सेव अबाउट यू कैन सेव अबाउट आप अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा पर लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत तक बचा सकते हैं। और इस सवाल का सही जवाब था 10 से 15% तक। सवाल नंबर 101 देखिए, एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और इस सवाल का सही जवाब था पैन में फिट होने वाली ढक्कन से इसे बुझाएं। ठीक है। जब आप पैन के ऊपर ढक्कन रख देंगे तो फायर जो लगी हुई है बर्तन में, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी। और यदि ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। सवाल नंबर 102 देखिए, भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों को दखलकारी के रिक्त स्थान के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है समूह जी, ग्रुप जी। 103 नंबर सवाल देखिए, औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान सीमा कितनी है? और इस सवाल का सही जवाब है 13 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में ये परमिजिबल टेम्परेचर लिमिट्स हैं 13 to 30 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के अग्निशामक में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न होता है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 105 देखिए, BCF अग्निशामक से निम्न में से कौन सी आग को बुझा सकते हैं? और इस सवाल का सही जवाब था क्लास सी। क्लास सी आग को आप BCF अग्निशामक से नियंत्रण कर सकते हैं।
106 नंबर देखिए सवाल। 65 डिग्री सेंटीग्रेड से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थों की आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, HVWS सिस्टम। सवाल नंबर 107 देखिए। फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? और इस सवाल का सही जवाब था अच्छी गुणवत्ता वाली बर्न क्रीम या मलहम लगानी चाहिए। सवाल नंबर 108 देखिए। हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब था अज्वलनशील पदार्थ। हीटिंग सिस्टम जो होता है, हीटिंग सिस्टम, उसमें किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे सही जवाब था ऑप्शन ए, अज्वलनशील यानी इनकम्बस्टिबल मटेरियल। इनकम्बस्टिबल मटेरियल। 109 नंबर सवाल देखिए। न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पदार्थ वाष्प देकर मिश्रण बनाता है आग को बनाए रखने के लिए जब बाहरी प्रज्वलन के स्रोत को इसमें लाया जाता है, यह क्या कहलाता है? सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, फायर पॉइंट। सवाल नंबर 110 देखिए। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युतीय आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशमक का उपयोग करेंगे? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, ड्राई पाउडर। सवाल नंबर 111 देख लीजिए। 1993-94 से कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है? इस सवाल का सही जवाब था एलोन 1301। एलोन 1301। इस अग्नि सुरक्षा प्रणाली को 93-94 से बंद कर दिया गया है। इसका नाम है एलोन 1301। चलिए देख लीजिए 112 नंबर सवाल। निम्न में से कौन फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है? फिक्स फायर फाइटिंग। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड, ठीक है, ऑप्शन डी, स्प्रिंकलर हेड, ये इसका सही जवाब था। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही विभिन्न परीक्षाओं के पूछे गए सवाल और उनके जवाब पाने के लिए। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।